नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के अंतर्गत डेली क्विज में आपका स्वागत है। आज ये 19वां वीडियो है जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है। विज्ञान विषय के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, उसको हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो 18 क्विज आए हैं उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट हमने इसकी बना दी है। साथ ही में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित है। अब तक आप लोगों ने इस प्रश्न को देख लिया होगा और इसका आंसर भी अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसमें एक तरफ कुछ प्रमुख यंत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो मापन किसका करते हैं ये दिया गया है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन ए है। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन और शेष तीनों बिल्कुल नहीं सही हैं। ठीक है, सही सुमेल हम लोग देखते हैं। टैकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है और अन्य जो हैं उसमें स्पीडोमीटर का काम होता है। जो गतिवान वाहन होते हैं उनकी गति मापना, जैसे जो आप लोग देखते होंगे मोटरसाइकिल्स में लगी रहती हैं, कार वगैरह में जो लगी रहती हैं, जिनमें हम लोग स्पीड देखते हैं, उसी को स्पीडोमीटर कहा जाता है। एनीमोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वायु के वेग के बल का मापन करता है। जबकि जो वाट मीटर है ये विद्युत शक्ति की माप करने वाला यंत्र है। ओके, अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऊंचाई जब बढ़ती है तो जल का जो क्वथनांक है वो घटता है। ऑप्शन बी सही है, घटता है। देखिए, ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल के क्वथनांक में कमी आती है, अर्थात घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब जो होता है वो क्या होता है, वो घटता है। ठीक है, वायुदाब में कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। यही कारण है कि अगर ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर खाना पकाया जाए तो पृथ्वी की अपेक्षा पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्वथनांक में कमी होना। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। ऊष्मीय मान, ये इन चारों में से अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है और ये एक स्वच्छ ईंधन भी है, प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता प्रदूषण रहित होना है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है। ओके, तो इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम वायु से हल्की गैसें हैं। कथन और कारण के आधार पर आपको इन सही विकल्पों का चयन करना है। देखिए, वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है, बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार ये अलग से भी पूछा जाता है। साथ ही हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये वायु से हल्की गैसें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा कि कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण जो है वो कथन की व्याख्या सही से कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम वायु से हल्की गैसें हैं जो वायुयान को ऊपर उठाने में मदद करती हैं। इसका अन्य कारण ये भी है कि हीलियम क्या है, एक अक्रियाशील है, वो क्रिया नहीं करती है किसी के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ये हंसाने में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरियों में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल ही सही है। पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग में आती है, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका प्रयोग नहीं होता है, यही यहाँ पर गलत है। तो इसका सही सुमेल क्या होगा, ये होगा सिलियम कार्बाइड का प्रयोग जो है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसे कार्बोरेंडम या कृत्रिम हीरा कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कांच का उपयोग करके उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण बनाए जाते हैं। देखिए, ये कांच जो हैं, जो कई प्रकार के कांच होते हैं, उनका उपयोग क्या है,
ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इसको मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कुछ प्रमुख कांच और उसके उपयोग क्या हैं। इसका सही उत्तर पायरेक्स कांच होगा। पायरेक्स कांच एक ऐसा कांच होता है जिससे उच्च कोटि के बर्तन और उपकरण बनाए जाते हैं। पायरेक्स कांच सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट का मिश्रण होता है। ओके, यहाँ पर अब देख लीजिए कुछ प्रमुख कांच और उनका उपयोग कहाँ होता है। फ्लिंट कांच, लेंस, प्रिज्म आदि बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। क्रुक्स कांच चश्मे का लेंस बनाने में प्रयोग होता है। क्वार्ट्ज या सिलिका कांच पराबैंगनी लैंप और बल्ब बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्राउन कांच चश्मों के लेंस बनाने में इसका प्रयोग होता है। जेना कांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रासायनिक अभिकर्मकों को जो पात्र रखा जाता है जिसमें वो रासायनिक अभिकर्मक रखे जाते हैं, उन पात्रों को बनाने में जेना कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इतने कांच से ही अक्सर प्रश्न पूछता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है ब्लैकफुट रोग, ये पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। दूसरा इटाई रोग आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होता है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर इसमें देखें तो ब्लैकफुट रोग जो है वो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ब्लैकफुट रोग ये आर्सेनिक की वजह से होता है। ठीक है, तो पहला तो गलत है। और ये जो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, एक प्रकार का रोग होता है, वो होता है। दूसरा इटाई रोग ये आर्सेनिक प्रदूषण के कारण नहीं होता है। इटाई रोग ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो यानी इसमें दोनों सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब इसकी व्याख्या तो आप लोग जान ही गए हैं कि ब्लैकफुट रोग ये आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होता है और इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया होता है, ये क्या है हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया ये ऊतकों में कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है। जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। ये मुख्यतः चर्चा में ये शब्द तब आया जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैला था। कोविड-19 के समय में ये शब्द अक्सर चर्चा में रहा था। इसमें जो मानव के टिश्यूज़ होते थे उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाता था। ठीक है, ऊतकों में कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता होना, कोरोना महामारी के शब्द, ये शब्द ज़्यादा समय सुनने में हमको मिलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्किंसन रोग से ग्रसित व्यक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर कोई व्यक्ति पार्किंसन रोग से ग्रस्त है तो उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ऑप्शन सी सही होगा, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। देखिए, पार्किंसन रोग से मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और ये जो रोग होता है ये बड़ी उम्र में होता है, लगभग 50 वर्ष के आसपास होता है। हाथ पांव में कंपन, पेशियों में जकड़न, मांसपेशियों में जकड़न, ये इस रोग का प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों कथन देखिए। पहला कथन है ग्लाइकोजन मानव यकृत में संचित रहने वाला शर्करा है, यानी लीवर में ग्लाइकोजन। दूसरा है रुधिर में वसा का संचरण लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। तीसरा, ओलिक अम्ल मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल है। और चौथा, वसा ऊर्जा संचय का सर्वाधिक संघनित यानी कंसंट्रेटेड माध्यम है। तो अगर इसमें आप लोग देखें तो ऑप्शन सी ये सही नहीं है और शेष तीनों सही है, और तीनों बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर सही नहीं है तो इसमें सही क्या है? मानव के लिए सबसे अनिवार्य वसीय अम्ल जो है वो लाइनोलीक और लाइनोलिनिक होते हैं। ठीक है, जबकि ओलिक अम्ल ये न सूखने वाले तेलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए आगामी परीक्षा को देखते हुए, चाहे जो भी परीक्षा आप दे रहे हो, PCS, RO या BEO, क्योंकि इसमें आपको डेली हर सब्जेक्ट में 1 से 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कुछ नए होंगे, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली
जो सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उससे जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपको इससे बाहर करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहें। इसके अलावा जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और आप लोग उसमें अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा। जल्द ही उसकी श्रृंखला एक हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। एक अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज़रूर जुड़िए। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्नायु यानी लिगामेंट, ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। कंडरा यानी टेंडन, ये क्या है? ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोनों सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। इसका सही सुमेल क्या होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्नायु क्या है? स्नायु का काम है हड्डी से हड्डी को जोड़ना। स्नायुओं के टूटने के कारण ही पैर में मोच आ जाती है, ठीक है। कंडरा क्या है? ये पेशी से हड्डी को जोड़ती है और ये गति मूवमेंट में सहायक होती है। तो ये कंडरा और स्नायु यानी टेंडन और लिगामेंट का यही काम है, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन एबिसिसिक एसिड है। ऑप्शन सी सही होगा, एबिसिसिक एसिड। ये कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। यह बीजों और कलियों में सुषुप्ता अवस्था बनाए रखने में मदद करता है, इसीलिए इसको सुषुप्ता अवस्था वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही फलों एवं पुष्पों में विगलन यानी एब्सिशन में सहायता करता है, ओके। तो ये काम होता है एबिसिसिक एसिड का, जो कि एक पादप हार्मोन है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं इसी पर समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपना जो स्कोर होता है उसको भी ज़रूर बताइएगा। भले ही आपको ये 12-13 ही प्रश्न लग रहे हों, लेकिन इसमें आपको लगभग 20 से 22 प्रश्न मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं इकट्ठे प्रश्न करवा रहा हूँ इसमें अलग अलग करके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।